दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है जिम कॉर्बेट की बुक द ओमनीबस और इसकी स्टोरी चल रही है द तल्ला देस मैनीटर। कहानी के पिछले पार्ट्स प्लेलिस्ट में है। आगे की कहानी कंटिन्यू करते हैं। अब जिम कॉर्बेट, जो कि तल्ला देस टाइग्रेस को ढूंढने के लिए कई दिनों से सुबह निकलते थे, शाम को कैंप में वापस आते थे। उनका कहना था कि मुझे बचपन की जो सुनहरी यादें हैं उसमें कुछ बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता था, तो वो था चांदनी रातों में रात को निकल जाना, सर्दियों के मौसम में अपने 10-12 दोस्तों के साथ और घर वापस आके चाय के साथ स्नैक्स खाना। इन रातों का ये फायदा था कि इंसान के मन से वो सारे डर खत्म हो जाते हैं जो एक इंसान को जंगल जाने पर होते हैं। और इसके अलावा एक फायदा और था कि हम सबको आदत लग गई जंगल की आवाजों को सुनने की और पहचानने की। समय बीतता गया और अनुभव ने मेरे उस ज्ञान को, उस पहचान को काफी बढ़ा दिया। तो उस दिन रात को जब मैं अपनी राइफल लेकर निकल गया तल्ला देस मैन ईटर को ढूंढने के लिए, तो मेरा वही पुराना ज्ञान मेरे काम आ रहा था। और मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि मैं आत्महत्या करने के लिए निकल गया हूं या किसी अनजान जगह जा रहा हूं, क्योंकि रात को चलने की तो मुझे पुरानी आदत थी। मुझे टाइगर्स में इंटरेस्ट था, इतना पुराना जितनी की पुरानी मेरी यादें हैं। मैंने अपनी जिंदगी का अधिकांश समय उस इलाके में गुजारा है जहां टाइगर्स भरे पड़े और मुझे उनको निहारने के बहुत सारे मौके मिले। जब मैं बहुत छोटा था तो मेरी केवल एक मनोकामना थी और वो मनोकामना थी कि मुझे टाइगर के दर्शन हो जाए। और जब मैंने टाइगर को देख लिया तो उसके बाद मेरी मनोकामना थी कि मैं एक टाइगर का शिकार करूं। और वो मैंने पैदल किया, एक सेकंड हैंड राइफल से, जिसको कि मैंने 55 रुपीज में खरीदा था। वो राइफल जिस भाव में या जिस दाम पर मैंने खरीदी थी, मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि उसे मैंने चुरा लिया है और उस राइफल को कन्वर्ट करके मैंने शिकार करने वाली राइफल बना दिया था। और जब मैंने शिकार कर लिया तो मेरी मनोकामना थी कि मैं टाइगर की फोटो खींचूं। लेकिन समय के साथ मेरी हर मनोकामना पूर्ण हो गई थी। टाइगर के बारे में सबसे ज्यादा जो मैंने जाना है, सबसे ज्यादा जो मैंने सीखा है, वो उसको शिकार करते वक्त नहीं सीखा। वो मैंने तब सीखा जब मैं उसकी फोटो खींचने जाता था। मुझे सरकार से भी बहुत सहायता मिली। मुझे हर जंगल में घूमने का परमिट मिला था, यानी कि मैं किसी भी जंगल में जाऊं, मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। और ऐसी आजादी मेरे अलावा भारत में सिर्फ एक आदमी को और थी। तो मैं बिना किसी सरकारी रोक टोक के किसी भी जंगल में घूमता था, उन जंगलों में जहां पर भरे पड़े थे टाइगर। मैं टाइगर्स को कई दिनों तक देखा करता था, कई हफ्तों तक देखा करता था, और एक बार तो 4.5 महीनों तक मैं टाइगर्स को देखता ही रहा था। और इस दौरान मैंने सीखा कैसे टाइगर अपने शिकार के पास आहिस्ता आहिस्ता पहुंचता है और ले लेता है उस शिकार की जान। टाइगर अपने शिकार का पीछा दौड़कर नहीं करता, इंतजार करता है घात लगा के, या इतना नजदीक पहुंच जाता है कि जहां से वो दौड़े तो शिकार के पास भागने का मौका न रह जाए। इन दोनों ही केस में या तो टाइगर एक छलांग मार के अपने शिकार का काम तमाम करता है, या फिर थोड़ा दौड़ता है फिर मारता है छलांग। तो ऐसी परिस्थिति में अगर कोई जानवर टाइगर को छलांग मारने का मौका नहीं देता, यानी कि वो झाड़ियों के नजदीक से गुजरता नहीं है, टाइगर की गंध को पहचान लेता है, अलर्ट हो जाता है, या फिर वो टाइगर की आहट को सुन लेता है, तो पूरी संभावना है तो वो जानवर बुढ़ापे तक जिंदा रहने वाला है। यानी कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अब गांवों और शहरों में बसने की वजह से इंसान सूंघने की तीक्ष्ण क्षमता से वंचित है।
और अगर किसी इलाके में आदमखोर टाइगर का साया हो, दहशत हो, तो इंसान को सिर्फ अपनी आंखों पर भरोसा करना होता है। अब उस रात को जब मैं निकला, दर्द से परेशान था, एक कान से सुनाई दे नहीं रहा था, उस कान की सूजन ने मेरी दूसरी आंख को भी बंद कर दिया था। यानी मेरे पास सुनने की क्षमता भी नहीं थी, देखने की क्षमता भी लिमिटेड थी, सिर्फ एक आंख से। लेकिन इतनी अक्षमता के बावजूद मेरा जो नॉलेज था, जो मुझे मालूम था कि किन परिस्थितियों में टाइगर अटैक कर सकता है, अगर मैं सावधान रहूं, वो मौके ना दूं, तो टाइग्रेस मुझ पे हमला नहीं कर पाएगी। मेरा वो ज्ञान मेरी सबसे बड़ी सुरक्षा था, और अगर मैं उससे दूर रह पाया तो दूर रह के ही कर दूंगा उसका काम तमाम। तो जब मुझे मालूम था कि टाइग्रेस मुझे नहीं मार पाएगी, तो फिर मैंने अपने आदमियों को ऐसा क्यों कहा था जब मैं जंगल में आ रहा था कि अगर मैं शाम तक ना लौटूं तो पैकअप कर लेना, सुबह सुबह नैनीताल चले जाना। मैंने ऐसा इसलिए कहा था कि मुझे टाइग्रेस के हाथों मरने का अंदेशा नहीं था, लेकिन जो मेरे कान में प्रॉब्लम थी उसका मुझे डर था कि कहीं मैं जंगल में बेहोश ना हो जाऊं और अपनी रक्षा कर ना पाऊं उस टाइग्रेस से। अब जंगल में जाने का सबसे बढ़िया तरीका है, पहले जंगल में जाने का माइंड में मैप बना लेना चाहिए। उससे किसी भी जगह जाने में, ठीक समय पर पहुंचने में आपको दिक्कत नहीं होती। तो मैंने पगमार्क पकड़ लिए अपने शिकार के, जहां मैंने उसे छोड़ा था। अब मैं उन पगमार्क के पीछे पीछे चल पड़ा। अब रात को पगमार्क ढूंढना तभी संभव था जब टाइग्रेस जानवरों के चलने वाली पगडंडियों पर चले, और किस्मत से आज टाइग्रेस ऐसा ही कर रही थी। सांबर डियर और बार्किंग डियर खुले मैदानों में आ गए थे। कुछ तो आ गए थे चरने के लिए, और कुछ आ गए थे अपनी सुरक्षा के लिए। अब क्योंकि जिम कॉर्बेट को सुनाई नहीं दे रहा था, तो वो कोई अलार्म कॉल को तो समझ नहीं पा रहे थे जो वो डियर करते। लेकिन जब टाइग्रेस मूव कर रही थी, डियर के देखने की दिशा, उसके कान उठाने की दिशा से जिम कॉर्बेट को समझ में आ रहा था कि टाइग्रेस जा कहां रही। अब एक जगह जाते जाते वो पगडंडी जिसमें टाइग्रेस चल रही थी, घनी झाड़ियों के बीच से जा रही थी। जिम कॉर्बेट ने अंदाजा लगा लिया माइंड मैपिंग के थ्रू कि ये रास्ता उधर जाएगा। उन्होंने दूसरा रास्ता लिया कि आगे पगमार्ग को दोबारा पकड़ लेंगे, क्योंकि झाड़ियों के अंदर से जाना सुरक्षित नहीं है। लेकिन जो उनका अंदाजा था, टाइग्रेस ने उससे कहीं ज्यादा लंबा राउंड लिया था। अब जिम कॉर्बेट एक ऐसी जगह पे आ गए जहां हल्की हल्की घास थी, और पास में थे बहुत सारे बांज के पेड़, यानी कि ओक ट्री। अब यहाँ एक बड़े पेड़ के नीचे जिम कॉर्बेट थोड़ा सुस्ताने के लिए रुके। चांदनी रात में थोड़ी परछाई को देख के उन्हें अंदाजा हो गया कि जिस पेड़ के नीचे वो रुके हैं, ऊपर लंगूर बैठे हैं। 18 घंटों से जिम कॉर्बेट घूम रहे थे, काफी थके हुए थे, थोड़ा आराम करना चाहते थे, और उन्होंने सोचा आराम करने के लिए इससे ज्यादा सुरक्षित कोई जगह नहीं हो सकती। ऊपर लंगूर बैठे हैं, टाइग्रेस आएगी तो लंगूर अलार्म कॉल कर देंगे। तो अपनी पीठ उस पेड़ से टिका के जिम कॉर्बेट ने अपना फेस उस तरफ कर लिया जहां से अभी वो राउंड लेके आए थे। अभी जिम कॉर्बेट को आराम करते हुए आधा घंटा हुआ था कि लंगूर ने अलार्म कॉल करी। टाइग्रेस खुले इलाके में आ गई थी, लंगूर ने उसे देख लिया था और अलार्म कॉल की थी, और जब वो बैठ रही थी तब जिम कॉर्बेट ने भी उसे देख लिया था। यानी कि टाइग्रेस जिम कॉर्बेट से 100 गज की दूरी पर थी राइट हैंड साइड में, 10 गज की दूरी पर थी उन झाड़ियों से जिसमें कि वो छिपी हुई थी। टाइग्रेस लेटी थी तो उसका चेहरा लंगूर की तरफ था, जो लंगूर उसे देख के लगातार कॉल कर रहा था। अब जिम कॉर्बेट बोलते हैं कि मुझे रात में गोली चलाने का बहुत अच्छा अनुभव है। काला डूंगी में जो मेरे किराएदार हैं, उनकी फसल की सुरक्षा के लिए मैं उनको बंदूक चलाना सिखाता था, जंगली सुअर और डियर से रक्षा करने के लिए। अगर चांदनी रात है तो मैं 100 गज की दूरी से रात में किसी भी जानवर को निशाना बना सकता हूं। अब जिम कॉर्बेट बोलते हैं कि जब मैं निशाना मारता हूं तो मैं अपनी एक आंख बंद नहीं करता, दोनों आंखें खुली रखता हूं,
एक आंख मेरी शिकार के ऊपर होती है और दूसरी आंख उस बंदूक की नोक पर जो कि शिकार की तरफ निशाना लगा के गोली को भेजती है। अब अगर कोई दूसरा समय होता तो मैं टाइग्रेस के खड़े होने का इंतजार करता, लेकिन क्योंकि मेरी एक आंख अभी बंद थी और सिर्फ एक आंख से देखते हुए 100 गज की दूरी पर खतरा लेना ठीक नहीं था। पिछली 2 रातों से टाइग्रेस एक ही जगह पर सो जाती थी और पूरी पूरी रात एक ही जगह सोती रहती थी। इस बात की भी संभावना थी कि आज की रात भी वो टाइग्रेस यही करने वाली थी। अभी जो टाइग्रेस सो रही थी अपने पेट पर सो रही थी, यानी कि उसका शरीर ऊपर था। अगर वो अपनी पीठ इस तरफ करके आराम से लेट जाए तो जिम कॉर्बेट सोच रहे थे कि मैं वो लंबा रास्ता लेके कैटल पाथ से पहुंच जाऊंगा उस कवर के पास जो उससे मात्र 10 गज की दूरी पर था। लेकिन अभी मेरे पास कुछ भी करने के लिए नहीं था। मुझे चुपचाप बैठे रहना था और इंतजार करना था टाइग्रेस के अगले मूवमेंट का। काफी समय तक, लगभग आधे घंटे तक टाइग्रेस एक ही पोजीशन में लेटी रही। कभी कभी अपना सर इधर उधर हिलाती थी और जो लंगूर का बूढ़ा संतरी था जो कि ऊपर बैठा था, वो अपनी नींद भरी आवाज में बीच बीच में चिल्लाता रहता था। अब टाइग्रेस खड़ी हो गई, बड़े ही धीरे धीरे दर्द भरे कदमों से मेरे दाहिनी तरफ की तरफ बढ़ने लगी। वो उस लाइन की तरफ जा रही थी जहां पर एक रवीन था जो कि 10 से 15 फीट गहरा था और 20 से 25 फीट चौड़ा था। और जहां जिम कॉर्बेट अभी बैठे हैं वहां आते वक्त जिम कॉर्बेट ने इस रवीन को क्रॉस किया था। जब टाइग्रेस से मेरा डिस्टेंस करीब 150 गज का हो गया और मुझे लगा कि अब वो मुझे देख नहीं पाएगी, तो मैंने भी सावधानी पूर्वक उसका पीछा करना शुरू कर दिया। अब कभी एक पेड़ की ओट लेते थे कॉर्बेट, कभी दूसरे पेड़ की। उसके पीछे पीछे बढ़ रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि स्पीड टाइग्रेस से तेज रखें ताकि उसके नजदीक पहुंच सके। जब टाइग्रेस उस रवीन के किनारे तक पहुंची तब तक वो 150 गज का डिस्टेंस मैंने 50 गज का बना दिया था। मैं यहां पर उस टाइग्रेस को निशाना बना सकता था, लेकिन वो परछाई के अंदर खड़ी थी, पूंछ ही उसकी साफ नजर आ रही थी। ऐसे में गोली मारना ठीक नहीं था। काफी देर तक टाइग्रेस यहां खड़ी रही, अपना माइंड मेकअप करती रही और जब उसने ये निश्चित कर लिया कि उसे जाना कहाँ है, धीरे धीरे नीचे उतर गई। अब जैसे ही टाइग्रेस मेरी नजरों से ओझल हुई, मैं झुक गया। झुकते झुकते आगे बढ़ा। अब अपना सर नीचे झुका के आगे बढ़ना मेरी बहुत बड़ी बेवकूफी थी। मैं भी 4 कदम ही आगे बढ़ा था कि मुझे वर्टिगो होने लगा, चक्कर आने लगे। अब मेरे नजदीक में 2 बांज के पेड़ थे जिनकी की शाखाएं आपस में मिली हुई थी। राइफल को नीचे लिटा के मैं जल्दी जल्दी उस पेड़ पर चढ़ गया, करीब 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर। यहाँ पर मुझे शाखाएं मिल गई जिस पर कि मैं बैठ सकता था और दूसरी शाखाओं पर अपने पैर भी रख सकता था। तो मैंने अपनी बाहों से सामने वाली शाखाओं को जकड़ लिया और अपना सर सामने वाली शाखा पर रख दिया। तभी मेरे कान के अंदर का फोड़ा फट गया, यानी कि मेरा दिमाग नहीं फटा जो कि मुझे लग रहा था कि फटने वाला है, और जो वो मवाद था वो मेरी नाक और मेरे बाएं कान से बाहर आने लगा। अब इससे ज्यादा खुशी किसी इंसान को नहीं हो सकती कि जब उसे असहनीय पीड़ा हो रही हो और अचानक से वो पीड़ा बंद हो जाए, तो उसकी खुशी का अंदाजा आप लगा ही सकते हैं। और वो खुश व्यक्ति मैं ही था। अब आधी रात को मुझे आराम मिलना शुरू हुआ था और जब मैंने सिर उठाया तो हल्की हल्की सी रोशनी आसमान में दिखाई दे रही थी। अब 4 घंटे तक मैं उस पेड़ पर एक ही जगह बैठा रहा। जब मुझे होश आया तो मुझे यह नहीं मालूम था कि मैं कौन हूं, कहां हूं, किस लिए हूं। लेकिन थोड़ी देर में सारी याददाश्त वापस आ गई और जब मैंने नीचे उतरने की कोशिश की तो मुझे मालूम चला कि मेरे पैरों की नसों में क्रैम्प आ चुका है। अब मेरी गर्दन, मेरे चेहरे, मेरे कान में जो सूजन थी वो सारी सूजन जा चुकी थी और उसके साथ ही उसका दर्द भी जा चुका था। अब मैं अपनी गर्दन को जिधर चाहूं उधर हिला सकता था, अपनी आंख को भी खोल सकता था, देख भी सकता था
और थूक भी गुटक सकता था। अब हालांकि टाइग्रेस मेरे नजदीक से मेरे हाथ से निकल गई थी, लेकिन यह बात ज्यादा इंपॉर्टेंट थी नहीं, क्योंकि मैं अपने बुरे वक्त से निकल के बाहर आ गया था। अब टाइग्रेस जाए कहाँ जाएगी, कितने दिन तक जाएगी, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। जब मैंने आखिरी बार टाइग्रेस को देखा था तो वो गांव की तरफ बढ़ रही थी। अब उस पेड़ से नीचे उतर के जिम कॉर्बेट ने अपनी राइफल उठाई, जिसे रात को वहां रख दिया था। इस पेड़ पर चढ़ने में जिम कॉर्बेट को रात में बहुत दिक्कत हुई थी। अब जिम कॉर्बेट उसी डायरेक्शन में चल पड़े जहां गई थी वो टाइग्रेस। आगे पानी की स्ट्रीम आई। मैंने अपने कपड़े और अपने शरीर को साफ किया जितना मैं कर सकता था। मेरे आदमी रात गुजारने के लिए गांव में नहीं गए थे, जैसा कि मैं उनको बोल के आया था। वो वहीं पर बैठे रहे थे, आग जला के, और एक केटली में पानी उबाल रहे थे कि पता नहीं मैं कब लौट के आ जाऊंगा और चाय की डिमांड करूंगा। अब उन्होंने मुझे आते हुए देखा। वो खुशी से उछल के खड़े हो गए। साहिब साहिब बोलते हुए मेरे पास आ गए। बोले, साहिब आप वापस आ गए और आप ठीक हैं? मैंने कहा, हाँ मैं वापस आ गया और अब मैं अच्छा भी हूं। अब जिम कॉर्बेट बोलते हैं कि भारतीय आदमी जब अपनी वफादारी निभाता है और आपके प्रति समर्पण रखता है तो वो देखता नहीं कि उसके बदले कीमत मिल रही है तो कितनी। जब हम तल्ला कोट आए तो तल्ला कोट के मुखिया ने हमारे लिए 2 रूम रखे थे, क्योंकि हर वो आदमी जो दरवाजे के अंदर है वो सुरक्षित था और जो दरवाजे के बाहर सो रहा था, इस बात की पूरी संभावना थी कि वो सुबह नहीं देखेगा। और ऐसी परिस्थिति में मेरे आदमी बंद दरवाजों के अंदर नहीं, खुले में बैठे थे। आग जला के रखी थी, पानी उबाल के रखा था कि क्या पता मुझे कब उनकी जरूरत पड़ जाए। अब मुझे याद नहीं कि वो चाय मैंने पी कि नहीं पी। इतना मुझे याद है कि किसी ने मेरे जूते उतारे और जब मैं बिस्तर पर लेटा तो मुझे उड़ाकर सुला दिया। मैं घंटों शांति के साथ सोता रहा और फिर मुझे एक सपना आया। कोई बोल रहा है कि साहब को बुलाओ, और कोई कह रहा है कि अभी साहब को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अब बार बार मुझे वही सपना आ रहा था। थोड़े बहुत चेंजेस थे, लेकिन जब मेरे कानों में वो आवाज घुसी तो मुझे समझ में आया कि ये सपना नहीं, हकीकत है। अब आवाज आ रही थी कि उन्हें जल्दी से उठा दो, नहीं तो वो बहुत नाराज हो जाएंगे। और दूसरा आदमी कह रहा था, नहीं मैं उन्हें नहीं उठाऊंगा, वो बहुत ज्यादा थके हुए। अब जो आखिरी आवाज मैंने सुनी थी वो गंगाराम की आवाज थी। तो मैंने गंगाराम से कहा कि जो आदमी आया है उसे बुला के मेरे सामने लाओ। अब मेरे सामने कई लोग आ गए। सारे के सारे उत्सुक थे अपनी बात जल्दी बताने के लिए, और वो बात थी कि उनके गांव में एक टाइगर ने आके 6 बकरियों को एक साथ मार दिया है। अब जल्दी जल्दी जूते पहनते पहनते मैंने उन लोगों की भीड़ पर निगाह डाली। उनमें डूंगर सिंह भी था, वो लड़का जो मेरे साथ था जब इस टाइग्रेस के कब्ज को मैंने गोली मारी थी। और मैंने डूंगर सिंह से पूछा कि क्या तुम जानते हो कि टाइगर ने बकरियों को कहाँ मारा है, और अगर तुम जानते हो तो मुझे वहां लेकर चलो। वो बोला, हाँ जी मैं जानता हूं कि बकरियों को कहाँ मारा है और मैं आपको जरूर लेकर चलूंगा उस जगह पर। अपने आदमियों से मैंने कहा कि भीड़ को पीछे ही रखना, और मैंने ली अपनी .275 राइफल और साथ में लिया डूंगर सिंह को। चल पड़ा टाइगरस से मुलाकात के लिए। अब मैंने बहुत अच्छी नींद पूरी की थी, मेरा दर्द भी कम हो गया था, तो मुझे अपने कदमों को धीरे धीरे रखने की कोई जरूरत नहीं थी, जो कि मुझे पहले करना पड़ रहा था, नहीं तो मेरे सिर पे झटका लगता था। अब मैं बड़ी ही तेजी के साथ चल सकता था। ऐसा करना हफ्तों के बाद नसीब हुआ था। अब जिस दिन इस गांव में जिम कॉर्बेट आए थे, डूंगर सिंह उन्हें एक घोड़े के काठी के शेप की जगह पर लेके गया था, जहां से बहुत ही शानदार लंबा चौड़ा व्यू आता था, और जहां से ही भीड़ ने उन्हें टाइगर की पोजीशन के बारे में पहले बताया था। अब इस जगह से जो राइट हैंड साइड की वैली थी वो काली रिवर की तरफ जाती थी। बड़ी ही खड़ी ढलान थी। इस वैली के ऊपरी हिस्से पर जिम कॉर्बेट ने
उन कब्स को गोली मारी थी। अब जो दूसरी वैली थी जो कि इस काठी के लेफ्ट हैंड साइड में थी, वो उतनी खड़ी ढलान वाली नहीं थी और इसमें बकरियों के जाने का एक रास्ता भी था। इस वैली में बकरियों को मारा था टाइग्रेस ने। अब उस बकरियों के जाने के रास्ते पर वो लड़का डूंगर सिंह करीब करीब दौड़ने लगा। मैं भी उससे से कदम मिला के दौड़ रहा था और हम दौड़ते ही रहे करीब 500 से 600 गज तक। अब वो जो ट्रैक था वो एक स्ट्रीम को क्रॉस करता था और उसके बाद आगे बढ़ जाता था। अब जिस जगह पर ये ट्रैक स्ट्रीम को क्रॉस करता था वहां काफी खुला सा मैदान था। अब इस मैदान पर बाएं हाथ से दाएं हाथ की तरफ जाएंगे तो एक रिज था चट्टानों का बना हुआ। अब इस रिज के दूर किनारे पर एक खोखली सी जगह थी और वहीं पर पड़ी हुई थी 3 बकरियां। रास्ते में आते वक्त डूंगर सिंह ने मुझे बताया था कि दिन के समय पर 10-15 लड़के बहुत सारी बकरियां चरा रहे थे। तभी अचानक से एक टाइगर आ गया जो कि शायद आदमखोर था और उसने देखते ही देखते 6 बकरियां मार दी। अब जैसे ही टाइगर को देखा उन 10-15 लड़कों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। आसपास कुछ गांव के आदमी लकड़ियां बीन रहे थे, वो भी आ गए नजदीक। अब आदमी चिल्ला रहे थे, बकरियां भगदड़ मचा रही थी। ऐसे में टाइगर कहां चला गया किसी ने भी उसे जाते हुए नहीं देखा, लेकिन वो वहां से गायब हो गया। अब 3 बकरियों को गांव वाले उठा के गांव ले आए और 3 बकरियां जिनकी की पीठ टूट चुकी थी उन्हें वहीं छोड़ दिया और बाकी के गांव वाले आ गए जिम कॉर्बेट को खबर करने के लिए। अब ये बकरियों को मारने वाला टाइगर आदमखोर टाइग्रेस ही थी जो कि घायल शेरनी थी और जब जिम कॉर्बेट ने उसे आखिरी बार देखा था तो वो गांव की तरफ ही बढ़ रही थी। और जब जिम कॉर्बेट कैंप वापस आए थे तो उनके आदमियों ने बताया था उनके आने के 1 घंटे के पहले बार्किंग डियर की अलार्म कॉल भी हो रही थी स्ट्रीम के पास। वो स्ट्रीम 100 गज की दूरी पर थी जहां ये आदमी बैठे हुए थे और इन लोगों को लगा था कि वो बार्किंग डियर ने जो कॉल की है वो जिम कॉर्बेट को देखकर की है, तो उन्होंने आग जला दी थी और उस पर पानी उबलने के लिए रख दिया था। जिम कॉर्बेट ने सोचा कि उन लोगों ने बहुत अच्छा किया जो उन्होंने आग जला दी, क्योंकि बाद में मैंने पग मार्क चेक किए तो टाइगरस ने उस जगह का भी गोला यानी चक्कर काटा था जहां इनका कैंप था। उसके बाद वो गांव की तरफ गई थी, यानी वो आदमियों को मारना चाहती थी, आदमियों ने आग जला दी थी, इसलिए वो गांव की तरफ चली गई थी। और जब उसे बकरियां मिल गईं तो उसने एक साथ 6 बकरियों को मार दिया। ये काम उसने किया कुछ सेकंड्स के अंदर, वो भी तब जब वो एक पैर से लंगड़ा के चल रही थी। अब क्योंकि उस इलाके की पहचान जिम कॉर्बेट को नहीं थी तो उन्होंने डूंगर सिंह से पूछा कि तुम्हें क्या लगता है वो टाइग्रेस किस दिशा की तरफ गई होगी। उसने वैली की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा कि मुझे लगता है कि टाइग्रेस वहां गई होगी क्योंकि वहां पर घना जंगल है। जिम कॉर्बेट उस जंगल के बारे में सवाल जवाब कर रहे थे डूंगर सिंह से कि तभी एक कलीज फीजेंट ने आवाज करनी शुरू कर दी। अब वो आवाज सुन के पहाड़ी की तरफ डूंगर सिंह ने अपना सर किया, इशारा किया कि उस तरफ से आवाज आ रही है। इस तरफ की पहाड़ी में खड़ी चढ़ाई थी, वहां पर कुछ पेड़ों के तने भी दिख रहे थे। अब जब मैंने उस पहाड़ी की तरफ देखा तो मैंने कहा टाइग्रेस जिसके की पैर में चोट है इस पहाड़ पर नहीं चढ़ेगी। तो डूंगर सिंह ने कहा कि वो कलीज फीजेंट इस पहाड़ी के ऊपर से नहीं बोल रहा है, इसके नीचे जो रवीन है वहां से बोल रहा है। अब क्योंकि वो कलीज फीजेंट हम लोगों को देख नहीं पा रहा था तो इसका एक ही मतलब था, जिसके लिए वो अलार्म कॉल कर रहा है वो है आदमखोर बाघिन। मैंने डूंगर सिंह से कहा मुझे छोड़ के गांव की तरफ भाग जाओ, जितना तेजी से भाग सकते हो, जितना जल्दी भाग सकते हो। उसके जाने के रास्ते को मैंने राइफल से कवर किया हुआ था जब तक कि मुझे लग रहा था कि वो खतरे में है। उसके बाद मैं घूम के बैठ गया एक सूटेबल प्लेस को ढूंढने के लिए जहां की अब मुझे बैठना था टाइग्रेस से 2-2 हाथ करने के लिए। तो दोस्तों इस एपिसोड में इतना ही, बाकी की कहानी कंटिन्यू करेंगे अगले एपिसोड में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।